दोस्तों, मेरा नाम आस्था है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दोस्त और मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरी दोस्त का नाम कृतिका है। हम दोनों ने कोचिंग के लिए बनारस जाने का सोचा था, तो हम दोनों ही मिलकर बनारस चले गए थे। वैसे एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि हम दोनों ही अपने परिवार से दूर नहीं रहते थे, इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। बनारस जाने के बाद हमने एक पीजी ढूंढा, फिर हमें एक हॉस्टल भी मिला जिसमें हमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर सबसे लास्ट वाला कमरा मिला। वो कमरा देखने में काफी अच्छा था। उस कमरे के बाहर एक बैल्कनी भी थी। सच कहूं, हमें वो कमरा इतना पसंद आया कि हम उस कमरे में तुरंत ही शिफ्ट हो गए। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु इसके बाद कुछ अजीब सा होने लगा। वैसे हम दोनों पूरे दिन बहुत बिजी रहते थे और ठीक रात में जब हम पीजी में वापस आ जाते थे तो तुरंत ही खाना खाकर सो जाते थे। ऐसे ही एक हफ्ते बाद मेरी दोस्त मुझसे बार बार कहती थी कि आस्था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी इस बात पर मैंने उससे कहा कि कृतिका, हम पहली बार अपने घर से दूर रहे हैं और वो भी इतने दूर, नई जगह भी है। शायद इसीलिए तुझे कुछ अजीब सा लग रहा होगा। तो आराम कर और आराम से सो जा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उस रात तो हम सो गए, लेकिन रात में मेरी दोस्त उठ के बालकनी में जाकर किसी से बातें करने लगी। बात करते करते वो अचानक से रो भी रही थी। मुझे लगा शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, तो मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं चुपचाप सो गई। पर दोस्तों, इसके बाद तो ये सिलसिला रोज का ही हो गया था। वो रोज रात में उठ के बैल्कनी में जाती और जाकर किसी से बातें करती। एक दिन जब सुबह उसकी नींद नहीं खुली तो मैंने उससे कहा कि तू रात में लेट तक क्यों जागती है? इतना लेट तक जागना ठीक नहीं है। फिर सुबह के समय कोचिंग के लिए उठा नहीं जाता है। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उसने जो कहा उसे सुनकर तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया था। उसने कहा कि मैं रात भर सोती हूं, तू मुझसे झूठ मत बोल। हम दोनों ही तो एक साथ बेड पर सो जाते हैं। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी नींद नहीं खुली। दोस्तों, सच में उसकी ये बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने इसके आगे उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर आगे चलकर एक दिन कृतिका ने मुझसे कहा कि आस्था, मुझे रात में बेहद अजीब सा लगता है। फिर मैंने उससे कहा कि तू रोज जागकर जब फोन पे बात करती है तो तू रोती क्यों है? कृतिका ने तुरंत मुझसे कहा, तू पागल है क्या? मेरी तो नींद ही नहीं खुलती, तो मैं किसी से बात भी कैसे करूंगी? मैंने तुरंत उसके फोन की कॉल लिस्ट चेक की। सच में मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसकी कॉल लिस्ट में रात की कोई भी कॉल नहीं थी। दोस्तों, इसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा डरने लग गई थी। फिर मैंने उसको सब कुछ बताया कि वो रोज रात में मुझे बालकनी में दिखाई देती है और किसी से बात करते हुए रोती है। फिर उसने मुझसे कहा कि आस्था, रोज रात को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर दोनों को पकड़ लिया हो, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह से हिलडुल नहीं पाती और ठीक मुझे कुछ याद भी नहीं होता है। दोस्तों, ये सब बातें बताते हुए उसने मुझे कुछ दिखाया। उसने दिखाया कि उसके हाथ पर किसी के नाखूनों के स्क्रैच पड़े हुए थे। पर फिर भी मैंने उससे कहा कि हो सकता है शायद ये तेरे ही नाखूनों के स्क्रैच हो, क्या पता तुझसे ही लग गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ध्यान से देखा तब समझ आया कि उसके नाखून तो इतने बड़े हैं ही नहीं। इस बात पर हम दोनों ही डर गए थे। फिर मैंने सोचा कि हॉस्टल के वार्डन से कहेंगे कि हमारा कमरा बदल दे। पर उस रात कृतिका जब नींद से जगी तब मैंने उससे कहा कि बहन, सो जा, अभी मत उठ और बालकनी की तरफ तो बिल्कुल भी मत जा। उस वक्त मेरी दोस्त की आवाज में एक गुस्सा भरा हुआ था। उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तू सो जा। सच कहूं तो उसको ऐसा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं चुपचाप लेट गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि कृतिका के पैरों पर स्क्रैच पड़े हुए थे और वो स्क्रैच ठीक उसको रात में ही लगे थे, क्योंकि इससे पहले तो उसके पैर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही कोचिंग के लिए निकले तो हमारे पीजी के गार्ड ने हमें रोका और हमसे पूछा, तुम लोग वो आखिरी वाले कमरे में रुके हो ना?
और उस कमरे में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? दोस्तों, गार्ड की ये बात सुनकर हम दोनों ही चौंक गए थे। हमने बोला, अंकल जी कैसी दिक्कत? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो हमें दिक्कत होगी? तब उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये बॉयज हॉस्टल हुआ करता था। उन दिनों यहाँ पर एक लड़की जो कि काफी यंग थी, वो काम करने के लिए आती थी। तो ठीक एक दिन उन कमरे के लड़कों ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ बदसलूकी की, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो लड़की खुद को बचाने के लिए बैल्कनी की तरफ भागी तो अचानक ही उसका पैर बैल्कनी से फिसल गया, जिसकी वजह से वो वहां से नीचे गिर गई। हालांकि उस वक्त उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से ही वो कमरा भी बंद था, लेकिन यहाँ पर रुकने की डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसे दोबारा खोला गया है। हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे आकर बता देना। दोस्तों, बस फिर क्या था। गार्ड की पूरी बातें सुनने के बाद मैं और मेरी दोस्त वहां से तुरंत भागे। हमने अपना सामान पैक किया और कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, वो तो हमारी किस्मत थी कि जो हमें समय रहते सब कुछ पता चल गया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर हम वहां और रुकते तो न जाने हमारे साथ क्या कुछ अनर्थ हो जाता। दोस्तों, मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद है। मैं यूपी के बलिया जिले का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। दरअसल ये बात आज से 28 साल पहले की है। उस जमाने में तो हमारे यहाँ घोड़ा गाड़ी चलते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी एक घोड़ा गाड़ी था, जो कि गुड़, अनाज इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता था। वैसे बात गर्मियों के दिनों की है, जब एक रात को करीब 11 बजे काफी तेज आंधी आई तो गांव के जितने भी लोग थे जिनके पास घोड़ा गाड़ी थी, वो सभी लोग बगीचे में आम जो कि आंधी की वजह से गिरे होंगे उन्हें इकट्ठा करने के लिए चले गए थे। उनमें से एक मेरे दादाजी भी थे। सभी के घोड़ा गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर खड़े थे। करीब 2 घंटे बाद सभी लोग अपना अपना आम लेकर अपने घोड़ा गाड़ी के साथ चले गए, लेकिन मेरे दादाजी अभी भी उसी बगीचे में थे। आधे घंटे बाद मेरे दादाजी भी इकट्ठे किए हुए आमों की बोरी को बांधकर उस कच्चे रास्ते की तरफ चल दिए। जब वो कच्चे रास्ते के नजदीक चले गए तो उनका घोड़ा गाड़ी उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो गाड़ी वहां पर थी ही नहीं। वो तुरंत समझ गए थे। दरअसल हुआ ये था कि बाकी सभी गाड़ियों के साथ उनका घोड़ा भी उनके पीछे पीछे चल दिया था, यही सोचकर कि अब तो चलना ही है। वैसे भी हमारा घर बगीचे से दूर था, तो मेरे दादाजी ने निर्णय लिया कि वो ताल से होकर घर जाएंगे, जो कि उन्हें नजदीक पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी घर भी पहुंच जाएंगे। वो ठीक ताल की तरफ चले गए थे। उस ताल में पानी बेहद कम था। जब वो ताल के नजदीक गए तो वहां उन्हें ताल के किनारे सफेद गमछा ओढ़े हुए एक आदमी सोया हुआ नजर आया। उस आदमी ने सर से लेकर पांव तक गमछा ओढ़ा हुआ था। ठीक दादाजी की नजर उस आदमी पर पड़ी। हमारे गांव में उन दिनों एक आदमी था जिन्हें हम सभी लोग मामा कहकर पुकारते थे, जिनका घर उस बगीचे के पास ही था। उस आदमी को देखकर मेरे दादाजी के मन में एक विचार आया कि हो सकता है यह आदमी मामा ही हो, जो कि ठीक आम इकट्ठा करने के लिए आए हो और थक जाने के कारण यही ताल के पास ही सो गए। इसके बाद दादाजी उस आदमी के पास जाने लगे और उनके पास जाने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि मामा जी, अरे आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही आम इकट्ठे कर लिए हैं क्या? दोस्तों, उस आदमी ने दादाजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर दादाजी ने दोबारा कहा कि मामा जी उठो, अपने घर जाकर सोना, अभी बहुत रात हो गई है, कहीं आपको सियार ना काट ले। दोस्तों, उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और वैसे ही सोया रहा। दादाजी ने फिर एक बार और कहा, पर फिर भी वो आदमी नहीं उठा। इसके बाद दादाजी को लगने लगा कि जरूर ये आदमी मामा जी नहीं है, कुछ और ही है। फिर बिना समय गवाए दादाजी ने आम के भरे बोरे को पीठ पर उठाया और वहां से चले गए। दोस्तों, जैसे ही वो ताल के बीच में पहुंचे ही थे कि पीछे से आवाज आई, जा जा, तूने मुझे मामा जो बोल दिया है, वरना आज तो तेरे ये आम और तू यही खत्म हो जाता।
यह आवाज सुनकर दादाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ताल को पार करके सही सलामत घर पर आ गए। घर पर आने के बाद दादाजी ने हमें यह सारी बात बताई, लेकिन हम सभी के मन में एक सवाल उठा था, शायद आपके भी मन में उठेगा। वो सवाल ये था कि हो सकता है शायद वो सच में आदमी ही था, क्योंकि आपने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं था। दोस्तों, इस पर दादाजी ने कहा कि मैंने पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो आवाज कोई मामूली आवाज नहीं थी। उस आवाज में एक अजीब सा डर था। उस आवाज को सुनकर कोई भी डर के मारे वहीं दम तोड़ सकता था, पर मैंने हिम्मत करके सीधा घर आना ही ठीक समझा। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी थोड़ी सी वियर्ड है। मैं आज भी इस कहानी को सुनाता हूं तो सभी हंसने लगते हैं, पर यह बात वही समझ सकता है जिसके साथ घटी होती है। दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे दोस्त का नाम सिद्धांत, सौम्य और शिवम है। वैसे ये बात 2016 की है, जब हम लोग 7th में पढ़ते थे। इस उम्र में तो वैसे ही बच्चे भूतों की बातें करते हैं। एक बार की बात है, स्कूल में हमारा फ्री पीरियड चल रहा था और ठीक मेरे दोस्तों का घर भी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो हम सभी लोग फ्री पीरियड में भूतों की बातें करने लगे कि तभी सौम्य, जो कि नास्तिक है, वो भूतों का मजाक उड़ाने लगी। और तो और वो टोने टोटके को भी मानती नहीं थी। इसके कुछ ही हफ्ते बीते होंगे कि मैं अपने इन्हीं दोस्तों के साथ रात के करीब 10 बजे बाहर वॉक करने के लिए चला गया। हम लोग अक्सर वॉक पर जाया करते थे। एक दिन जब हम सभी साथ में थे तो हम एक चौराहे से गुजर रहे थे। हमने उस चौराहे पर देखा कि वहाँ 2 दिए जल रहे थे। वहाँ पर अक्सर कोई दिया जला जाता था। हमारे पेरेंट्स हमसे यही कहते थे कि उन दियों से ज़रा दूरी बनाकर रखना, पर मेरी दोस्त सौम्य ने उन जलते हुए दियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये सब क्या है, इन सब से क्या होता है, ये तो सब अंधविश्वास है। दोस्तों, सौम्य की ये बातें सुनकर हमने उससे कहा कि तू इतनी ही बहादुर है तो ये दिए बुझाकर दिखा। दोस्तों, हमने इतना कहा ही था कि उसने आओ देखा ना ताओ सीधा जलते हुए दिए को पैरों से बुझा दिया। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उस रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात के 1 हफ्ते बाद सौम्य खोई खोई सी रहने लगी। जो कि हमसे भी क्लोज फ्रेंड था, उसका भी उससे झगड़ा हो गया था। उन दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे सौम्या की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। स्कूल में वो जिस रो में बैठती थी उसके साथ उस रो में कोई नहीं बैठता था। एक दिन तो सौम्या ने हमारी मैथ की टीचर की पीठ पर हाथ मार दिया क्योंकि सौम्या होमवर्क करके नहीं आई थी। टीचर ने उसे बहुत डांटा था। दोस्तों, जबकि उस दिन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सौम्या तो सभी टीचर्स की इज्जत करती थी। ऐसे ही एक बार उसने हमारे केमिस्ट्री के टीचर को भी मारा। उसको ऐसा करते देख स्कूल के बच्चे भी डरने लगे थे। धीरे धीरे उससे हर कोई दूरी बनाकर रहता था। उसकी ऐसी हरकतों के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने सौम्या को प्राइवेट स्कूल फ्रॉम होम पर शिफ्ट करवा दिया। उसी दौरान सौम्या के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करती, बस पेट पकड़कर बैठ जाती थी। हम सभी दोस्तों ने उसके पेरेंट्स को ये सारी बात बताई तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक समझा, ना कि किसी बाबा जी के पास, क्योंकि वो काफ़ी हाई एजुकेटेड परिवार से थी। वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मानते थे। हमने कई बार उसके पेरेंट्स को बाबा के पास ले जाने की बात की, पर वो हमारी बात को मानते ही नहीं थे। खैर, जब सौम्य को हॉस्पिटल ले गए तो उसके टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन अक्सर उसके पेट में दर्द रहता ही था। फिर धीरे धीरे उसका पेट भी खराब होने लगा। ऐसा होते होते आधा साल बीत गया था। हमारी सौम्य से बात पूरी तरह बंद हो गई थी। फिर एक दिन हमें खबर मिली कि सौम्या की मौत हो गई है। पता चला कि 2 हफ्ते पहले ही वो रात को सो रही थी कि अगली सुबह उसके पेरेंट्स उसे देखने के लिए कमरे में गए, क्योंकि काफी देर से वो उठी नहीं थी। तभी उसके पेरेंट्स ने देखा कि सौम्या तो बेड पर ब्लैंकेट के अंदर थी, पर उसके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी।
फिर उन्होंने ब्लैंकेट हटाया तो पाया कि पूरे बेडशीट पर खून ही खून था। वो खून देखने में काला था। इतना सब देखने के बाद भी उसके पेरेंट्स की आंखें नहीं खुली। वो तो आज भी इन सबको नेचुरल डेथ मानते हैं, पर हमें पता है कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, उस दिन जो भी हुआ वो सौम्या का घमंड था जिसने कि उसकी जान ले ली, और ठीक हमने अपने एक दोस्त को खो दिया। बस यही थी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है। मैं मुंबई के वसई इलाके में अपने परिवार के साथ रहता हूं, और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक दिन की बात है, मेरी बुआ ने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में हमें इनवाइट किया था। उन्होंने हमें काफी फोर्स किया था कि हमें आना ही है, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ उस पार्टी में गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जाकर खाने पीने और एंजॉय करने में हमें समय का पता ही नहीं चलता है। ठीक उसी तरह हमें भी पता नहीं चला कि कब रात के 11:40 हो गए थे। फिर इसके बाद हमें वहां से निकलते निकलते 12 बज चुके थे। बाहर आकर देखा तो रोड एकदम सुनसान थी। बस 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। साथ ही मेरी बुआ के घर से हमारा घर 15 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद हमने एक सर्कल से टर्न लिया तो उस रोड पर तो कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। हम लोग कुछ ही दूर गए थे कि अचानक से हमारी बाइक खराब हो गई। हमने बाइक को थोड़ा इधर उधर किया, शायद उसी की वजह से बाइक सही हो गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही पीछे से हॉर्न की आवाज हमारे कानों पर पड़ी। हमें ऐसा लगा कि वो कार हमें ओवरटेक कर रही हो। लेकिन दोस्तों, जब हमने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। वो रास्ता 8 किलोमीटर तक लंबा था। वैसे कहा जाता है कि उस रोड पर बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं। उस रोड पर साइडों में खराब गाड़ियां भी खड़ी थी। खैर, कुछ दूर जाने के बाद हमें एक कार दिखाई दी जो कि दिखने में काफी खराब थी। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उसके हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों ही जल रहे थे। हम दोनों भाइयों ने एक साथ उस कार की तरफ देखा। हमने पाया कि उसमें कोई बैठा भी था, पर हमने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम अपनी राह पर चलते रहे। लेकिन मेरी निगाहें पीछे की तरफ बार बार देख रही थी। फिर मैंने देखा कि वही खराब कार हमारे पीछे हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। मैंने डरते हुए अपने भाई को बताया कि बाइक की स्पीड बढ़ा, वो कार हमारे पीछे आ रही है। दोस्तों, उस समय वो जो माहौल था वो काफी डरावना था। यकीन मानिए, बाइक की स्पीड बढ़ाते ही जैसे उस कार की भी स्पीड बढ़ गई हो। कुछ ही पलों में मुझे कोई आवाज देने लगा। वो मुझे रुकने के लिए बोल रहा था। ये सब सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था क्योंकि मैं सब देख रहा था। तभी वो कार काफी तेजी से आते हुए हमारी बाइक के आगे आकर रुक गई। हम दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब मैंने कार के अंदर देखा तो उसमें जो बैठा हुआ था उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। हमें उसके चेहरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो हमें बस रोक रहा था। दोस्तों, उस वक्त हम इतना डरे हुए थे कि अगर कोई भी हमें पीछे से हाथ रख देता तो हमारी तो वहीं पर जान निकल जाती। इसके बाद मैंने अपने भाई से और आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ चलने को कहा। कुछ आगे जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ 400 मीटर पीछे एक छोटा सा रोड है जो कि शायद हाईवे की तरफ जाता है। तब मैंने अपने भाई से आगे जाने के बजाय उस रास्ते से चलने को कहा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम हाईवे पर थे। हाईवे से मेरा घर कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं था। देर सवेर हम रात के 2 बजे अपने घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचते ही मैंने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। मेरी बातें सुनकर बाकी घर वाले भी थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन हमें तो अगली सुबह का इंतजार था। यकीन मानो, मैं उस रात सो तक नहीं पाया। पूरी रात भर सपने में ही था। मेरे सपने में वही सब चल रहा था। फिर सुबह होते ही मेरी माँ ने किसी तांत्रिक को हमारे घर पर बुलवाया। उस तांत्रिक ने घर में पूजा पाठ की, जिसके बाद ही सब कुछ सही हुआ। और दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है कि ज्यादा देर रात बाहर ना जाए
और ठीक उस रोड के बारे में मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि वो रोड केवल दिन के समय ही लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात आज से करीब 10 या 15 दिन पहले की है, जब मैं अपने दोस्त के साथ खेतों में पानी डालने के लिए गया था। वैसे मेरे दोस्त का खेत हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो काफी अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। हमने खेतों में पानी मशीन से डालना था और ठीक उसी वक्त लाइट भी चली गई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक लाइट आएगी तब तक आग जलाकर हाथ सेक लेते हैं। मैंने ठीक अपने फोन पर समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे कि तभी लाइट भी आ चुकी थी। फिर हमने अपने खेतों में पानी डालना शुरू किया और ठीक खेतों में पानी पूरी तरह से जाने में कम से कम 30 मिनट लगते थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम इधर रहकर पानी डालो और मैं मशीन के पास जाकर बैठता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खेत के दूसरी तरफ चला गया था और वहां पर बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते मैं इतना खो चुका था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए थे। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि उस खेत के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ भी था। लेकिन दोस्तों, जब मैं गेम खेल रहा था तब मुझे किसी लड़की की काफी तेज चिल्लाने की आवाज आई, पर मैंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं दोबारा गेम खेलने में व्यस्त हो गया था। पर ठीक जब वो साया मेरे पास से गुजरा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई है। फिर जब मैंने अपने फोन की टॉर्च खोलकर देखा तो यकीन कीजिएगा, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मैंने गौर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की तो 10 साल पहले मर चुकी थी, जो कि उस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। इसके बाद तो मैं अपना वक्त जाया ना करते हुए वहां से दबे पांव भाग गया था। मैं ठीक अपने दोस्त को लेकर सीधा घर की तरफ चला गया था। दोस्तों, मेरा नाम सोनू गुरुंग है और मेरा जन्म दार्जिलिंग के पास कुर्सेओंग गांव में हुआ था। फिलहाल मैं सिलीगुड़ी में रहता हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 15 साल की थी। तब मैं ये सोचता था कि भूत नहीं होते और मुझे इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे जब हम नए जगह पर चले गए तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता जैसे घर के कोने कोने में मेरा पीछा कर रहा हो। कुछ दिनों बाद मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें भी होने लगी थी। एक दिन मेरा काफी व्यस्त वाला दिन था। मैं थक हार कर जब घर वापस लौटा तो मैंने खाना खाया और सीधा अपने बिस्तर पर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने एक लंबी गहरी सांस ली तो ठीक मेरे पीछे से भी बिल्कुल मेरी ही तरह किसी के सांस लेने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैंने तुरंत अपना सर पीछे की तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और चुपचाप अपना फोन चलाने लगा। मैं मोबाइल चला ही रहा था कि मैंने साइड से देखा कि कोई साया मेरे कमरे के कोने में घूम रही है। जब मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि लगता है शायद आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूं, इसीलिए मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है। फिर मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा कि थोड़ी देर बाद तभी मुझे वो साया फिर दोबारा उस कोने में दिखाई देने लगा, पर इस बार मुझे वो बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा था। फिर वो साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने तुरंत अपना सर दूसरी दिशा में घुमाया तो यकीन कीजिएगा मुझे सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, पर इसके बाद मैं काफी डर गया था। हालांकि तब भी मैंने अपना गेम खेलना जारी रखा, जिसके कुछ देर बाद वो साया मुझे फिर से दिखाई देने लगा। वो इस बार ठीक मेरी ही तरफ आ रहा था। वो ठीक मेरे चेहरे के बेहद करीब आकर एकदम से रुक गया और मुझे घूरने लगा। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। डर की वजह से मैं काफी तेज चिल्लाया,
पर यह शायद ज्यादा तेज आवाज नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में किसी ने नहीं सुना। इसके बाद मैं सीधे उठकर डर के कारण अपनी बहन के कमरे में उससे बात करने के लिए चला गया, लेकिन मैं उसके कमरे में ज्यादा देर तक रुक ना सका, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो सो रही है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और मैंने कमरे की सभी लाइट खोल दी। मुझे बिस्तर पर लेटने के कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बिस्तर पर कोई और भी है। मैं अपने अलावा किसी और की सांसों की आवाज महसूस कर पा रहा था। अगले दिन जब मैंने अपनी बहन को इस बारे में बताया तो उसने मेरी बातों पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। वो तो उल्टा मुझे ही ताना मारने लगी। फिर कुछ देर बाद हमारी बातें कमरा अदला बदली के समझौते पर आ गई। फिर जब एक रात उसने मेरे कमरे में बिताया तो अगली सुबह उसने मुझे आकर बताया कि उसने भी वही अनुभव किया जो कि मेरे साथ हो रहा था। इसके बाद हम दोनों ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक झाड़ लगाने वाले बाबा जी को बुलाया। उन बाबा जी ने हमें बताया कि मेरी बहन के आसपास किसी की आत्मा घूम रही है, क्योंकि हम लोग पूजा और अन्य सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं करते हैं। फिर ठीक बाबा जी ने हमें हमारी समस्या का समाधान भी बताया और कहा कि ये हमें 1 सप्ताह से अधिक समय तक पूजा करनी होगी। लगभग 2 सप्ताह के बाद हमें धीरे धीरे ऐसी चीजों का अनुभव होना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आत्माएं मौजूद होती हैं। दोस्तों, मेरा नाम वैभव है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे घर के पास में रहने वाले एक लड़के की है। दरअसल ये बात 2016 की है। मेरे घर के पास वाले घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस घर के बनने के बाद मकान मालिक ने उसे 2 मजदूरों को किराए पर दे दिया था और तो और उस मकान का किराया भी ज्यादा था। ऐसे ही 3 महीने बीत जाने के बाद उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। फिर 1 महीने के बाद उस घर में पुलिस आई तो उन्होंने उस घर का लॉक तोड़ दिया, जिसके बाद उस घर के लास्ट वाले कमरे से 10 फीट नीचे एक डेड बॉडी को निकाला। उस बॉडी को उन मजदूरों ने दबाया था, क्योंकि उन लोगों का कर्ज मजदूरों पर था। इसके बाद मकान मालिक ने उस घर को बेचने का सोचा, लेकिन मर्डर की खबर सुनकर उस घर को किसी ने नहीं खरीदा। फिर वो ऑनर खुद ही 2018 में उस घर में शिफ्ट हो गया था। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद जब उनका बेटा हॉस्टल से पढ़ाई करके घर आया तो वो रात के समय ऊपर छत पर सोया हुआ था। इसी बीच उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। उसने जब ध्यान से देखना चाहा तो उसने देखा कि उस कोने में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने तुरंत जाकर उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उस आदमी को छूने की कोशिश की तो आदमी अचानक ही छत से कूद गया था और वो लड़का ये देखकर काफी ज्यादा डर गया। इसके बाद से वो काफी बीमार रहने लगा था। धीरे धीरे 3 दिन बाद उसकी बड़ी बहन सीढ़ियों से फिसल गई थी। उसका कहना था कि उसे एक आदमी ने धक्का दिया था, फिर वो बेहोश हो गई। तब से उनका पूरा परिवार काफी डर गया था। फिर उन्होंने गांव के ही एक पुजारी को बुलाया। जब पुजारी जी घर पर आए तो उन्होंने उस घर में हवन करवाया जिस कमरे में डेड बॉडी मिली थी। उन्होंने कमरे में गंगा जल छिड़का और उस कमरे की दीवारों पर टीका लगाया। ये सब करने के बाद पुजारी जी अपने घर चले गए। वैसे इसके कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर दोबारा उस घर में सब कुछ अजीब सा होने लगा। फिर उस पुजारी जी को वापस बुलाया गया। उनके आने के बाद से उन्होंने उस कमरे को हमेशा के लिए ही लॉक कर दिया था। दोस्तों, वो कमरा आज भी लॉक ही है। तो दोस्तों, देखा आपने, यही थी हमारी आज की कहानियां। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक, अगर आपको ये कहानियां थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको
इसी तरह रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।